हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है और नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है। तो यहां पे जितने भी मेरे धुरंधर क्लास 10th के दोस्त हैं उन लोगों को अब यहां पे प्रिपरेशन करना बड़ा ही आसान लगने वाला है, क्योंकि हम लोग इसको दो स्टेज में तैयार करने वाले हैं, टॉपिक और डीपीपी वाइज। तो टॉपिक से हम लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो उस टॉपिक पे और भी पकड़ मजबूत बन जाती, और भी ज्यादा परफेक्शन दोस्तों यहां पे आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे हर टॉपिक पे कमांड बढ़ेगी, तो यहां पे पूरे हिस्ट्री में हमारे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी आप खुद लिख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक नंबर 5 है, जिसका नामकरण है राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म। अब दिमाग में यह आता है सर कि कंजर्वेटिज्म होता क्या है और कंजर्वेटिव्स होते क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले मिडिल क्लास, फिर लिबरलिज्म हम लोगों ने कहा, फिर कहा हम लोगों ने यहाँ पे कंजर्वेटिज्म, फिर कहा हम लोगों ने नेशनलिज्म, फिर हम लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है। तो ऐसे करके हम लोग एक एक स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में जब लिबरलिज्म डिस्कस किया था तो हम लोग को ये समझ में आया था लिबरलिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है सर फ्रीडम से। अब जब हम लोग कंजर्वेटिज्म की तरफ जाते हैं तो कंजर्वेटिज्म कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, क्या होता होगा कंजर्वेटिज्म। तो हम लोग बात करें जब कंजर्वेटिज्म की, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करना तो है मगर काफी स्लो प्रोसेस के थ्रू करना है, परमानेंटली करना है। बट इसमें ऐसा नहीं हो कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे या हमारे जो पूर्वज थे या हमारे बैकग्राउंड में जो भी चीजें थी उसको हम लोग भूल जाए। मतलब कि पुरानी चीजों को भी साथ में लेके चलना है और नई चीजों को भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज करना है। ये पूरा सिस्टम जो है कहलाता है दोस्तों कहीं ना कहीं कंजर्वेटिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम लोगों ने यहाँ पे 5G 6G को तो यहाँ पे देख लिया, बट आज भी मेडिटेशन जो पहले हुआ करता था आज भी मेडिटेशन वैसा का वैसे ही है। हाँ, ये हो गया है कि यह डिजिटलाइजेशन होने के कारण इसका अप्रोच काफी बढ़ गया है, टेक्निक्स अलग अलग लोगों को पता चल गई है, ये सारी चीजें, मगर मेडिटेशन तो आज भी वैसा ही है, ध्यान करना आज भी वैसे ही फायदेमंद होता है जैसा कि पहले। तो ऐसी ही कुछ चेंजेस को हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिज्म सिस्टम यहाँ पे कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे यूरोप में जैसे नेशनलिज्म के आइडिया से हम लोग आगे बढ़े, कंजर्वेटिज्म पे आए, तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि एग्जाम में बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द वर्ड्स हम लोगों को मीनिंग पता चलने चाहिए, तभी जाके हमारे 80 आउट ऑफ 80 आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। भाई बोलता है राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म एंड इट्स अपोजिशन बाय द पीपल। अब कंजर्वेटिज्म तो बड़ा, मगर लोगों ने कहीं ना कहीं इसका अपोज करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि ये जो सिस्टम चेंज करने वाले हैं ये सिस्टम यहाँ पे सही नहीं है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए जब ये सिस्टम सही नहीं होगा तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, चलिए आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन। अब ये कहानी आ गई कि सर जैसे ही नेपोलियन का डिफीट होता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये डिफीट कब हुआ। तो डिफीट हुआ सर यहाँ पे 1815 में। अब ये नेपोलियन को हराने वाले जो 4 नेशंस थे उनका नाम था यहाँ पे पर्व, मतलब प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, और यहाँ पे कौन हो गया भाई, ब्रिटेन हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक ट्रीटी होती है सर इसके बाद, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। अब ये ट्रीटी ऑफ वियना में हम लोगों से ये पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वियना में सर हुआ क्या था, ये तो बताइए। तो ट्रीटी ऑफ वियना में दोस्तों यहाँ पे 3 चीजें हुई थी। हम लोग को ये याद रखना है कि बॉर्बन डायनेस्टी जो है उसको कहा गया कि आप अपनी पावर को रिस्टोर कर सकते हो। फ्रांस ने जितने भी जगह पे एनेक्सेशन किया था उस जगह को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फ्री करना है। ठीक है भाई, और तीसरी बात कही गई थी कि फ्रांस जो है वो अपनी बाउंड्री सेटअप करेगा। क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे बाउंड्री सेटअप करेगा। ये तीनों बातें हुई थी कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ वियना में। और ट्रीटी ऑफ वियना में जैसे कि 3 वर्ड्स आते हैं तो यहाँ पे 3 ही ट्रीटी हुई, और तीनों ट्रीटी को हम लोग को एग्जाम में याद करना है। देयर वॉज अ राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म। जैसे ही यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी समाप्त होती है, खत्म होती है, अब तो कुछ ना कुछ चाहिए। बट सर इसका सीक्वेंस कैसे हम लोग याद करें, तो सीक्वेंस याद करने का तरीका सबसे अच्छा ये रहेगा कि सबसे पहले जो सिस्टम आया वो था यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों का। ठीक है भाई, अब मिडिल क्लास जो आई वो एक ग्रुप में आई जिसका नाम था सर यहाँ पे जैकोबिन क्लब। बिल्कुल सही बात है। जैकोबिन क्लब के बाद यहाँ पे जो सिस्टम आता है दूसरा, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे लिबरलिज्म।
ठीक है भाई। लिबरलिज्म के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कंजर्वेटिज्म। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं यहां पे नेशनलिज्म। और यहां पे अगर मैं फ्रांस की बात करता हूं तो फ्रांस में बैक टू बैक कैसे रूल चेंज होता है, तो सबसे पहले रूल रहा यहां पे लुईस 16 का। लुईस 16 की कहानी खत्म होती है और लुईस 16 के बाद यहां आ जाता है मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का। भाई क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था भैया जैकोबिन क्लब। ठीक है भैया। उसके बाद यहां पे आ जाता है भैया डायरेक्टरी रूल्स। इसके बाद यहां पे आता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये क्यों बता रहे हैं सर, इसीलिए बता रहे हैं कि आपको सीक्वेंस तो समझ में आए कि सीधे यहां पे कंजर्वेटिज्म पे कहानी नहीं गई है दोस्तों, ये ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी थी। और लुईस 16 राजा बन गया था 1774 में, और लुईस 16 की कहानी होती है खत्म 1815 में, 1815 में। तो देखा जाए यहां पे तो सर यहां पे 18th सेंचुरी भी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं यहां पे 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब लोगों का जो दिमाग है वो किस तरफ जा रहा है सर, यहाँ कंजर्वेटिज्म के तरफ जा रहा है, मगर लोग जो है यहां पे कंजर्वेटिज्म सिस्टम को नहीं मानना चाह रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। तो ये बोलते हैं कि यहां पे अब ये जो कांग्रेस ऑफ वियना बनी, अब ये क्या चाहती है, कांग्रेस ऑफ वियना में क्या होगा, तो कांग्रेस ऑफ वियना वाज हेल्ड इन 1815। अब ये कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन आइडियोलॉजी। अब ये यहां पे कांग्रेस ऑफ वियना जो बनी उन लोगों ने 1815 में, जिसमें कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, जो कि चारों मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था दोस्तों, आपको याद होगा शायद, मैंने कहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद हम लोग पर्व मनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, पर्व मनाएंगे। तो यहाँ पे ये पर्व ही है प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई हम लोगों को। अब ये लोग आए और धीरे धीरे करके यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लग गए कि अब यहाँ पे फ्रांस का क्या होने वाला, बाकी यूरोपियन नेशन जो है वहां पे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो ये बोलते हैं कि द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर। अब यहां पे जो कांग्रेस है इसको एक लीडर चाहिए जो कि सारी बातें रखेगा और सारी बातों को यहां पे लोगों तक के पहुंचाएगा। तो उसके लिए यहां पे ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, उसको यहां पे पूरी लीडरशिप दे दी गई। ठीक है भाई, तो ये ड्यूक मेटरनिक क्या था भाई, चांसलर था। कहां का था सर, ये ऑस्ट्रिया का था। कहां का था, ऑस्ट्रिया का था। सम रिजल्ट्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना आर। अब यहां पे जब कांग्रेस ऑफ वियना बैठी, इसको लेड कर रहा था ड्यूक मेटरनिक, तो अब इसने क्या रिजल्टेंट निकाला, कांग्रेस ऑफ वियना के बैठने से क्या फायदा हुआ, कांग्रेस ऑफ वियना में कितने लोग थे, तो सर PARB थे, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और यहां पे ब्रिटेन को हम लोग को याद रखना है भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब क्या रिजल्टेंट निकल के आया इनकी मीटिंग का, इनकी बैठक का। बैठक किसकी है सर, कांग्रेस ऑफ वियना की। कब है सर, 1815 में है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करी गई यहां पे कि मोनार्की was restored in France। अब यहां पे बोल रहा है कि मोनार्की जो है यहां पे रीस्टोर करना है भैया फ्रांस की। ठीक है, मतलब कि जाहिर सी बात है मोनार्की जो है किसकी थी भाई, तो बॉर्बन डायनेस्टी की थी। तो बॉर्बन डायनेस्टी की मोनार्की सिस्टम को वापस रीस्टोर किया जाएगा। एंड स्ट्रेंथेंड इन द प्रूशिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वर सेटअप इन दीज कंट्रीज। और यहां पे कहा गया कि एक सिस्टम बनाया जाएगा गवर्नमेंट का जिसको कहते हैं हम लोग यहां पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दो चीजें यहां पे समझ में आई सर कांग्रेस ऑफ वियना में। सबसे पहला पॉइंट था कि बॉर्बन डायनेस्टी जो है रीस्टोर करेगी अपनी पावर को, और यहां पे जो अब गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी सर, तो वो होगी यहां पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या होगी भैया, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो कांग्रेस ऑफ वियना का पहला पॉइंट हम लोगों को दोस्तों यहां पे पूरी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ भैया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या कहते हैं यहां पे, बोलते हैं अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन द फ्यूचर। तो दूसरी बात ये कही गई कि फ्रांस जो है, फ्रांस के अगल बगल में यहां पे बाउंड्रीज पे बहुत सारे स्टेट्स को जो है वो एस्टेब्लिश करा जाएगा। मतलब ये मान लेते हैं फ्रांस है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे फ्रांस में अलग अलग जगह पे, जैसे
से यहाँ पे सीरीज बना दी जाएगी। जब यहाँ पे स्टेट्स की सीरीज बन जाएगी तो यहां से कोई भी एक्सपांशन नहीं होगा भाई, और लड़ाई के जो मुद्दे थे वो यहां पे खत्म हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं कहा गया कि फ्रांस जो है वो अपनी बाउंड्रीज को एक ही जगह पे रखेगा, बाउंड्रीज को सेटअप करेगा और इन बाउंड्रीज पे जो है स्टेट्स को सेटअप किया जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, कंजर्वेटिव्स रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। बट यहाँ पे कंजर्वेटिव्स की जो रिजाइम थी वो कैसी थी दोस्तों, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक थी। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फॉलो की गई। तो इस तरीके से कांग्रेस ऑफ वियना जो थी उसके कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो निकल के आते हैं कि बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर इट्स पावर, फ्रांस ने जितना एनेक्सेशन किया था उसको फ्री किया जाएगा और फ्रांस जो है खुद की बाउंड्री सेटअप करेगा। और यहाँ कंजर्वेटिव जो है वो ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे चाहते हैं। तो यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई सर कि अभी तक के जो आपने सिस्टम बताया वो बिल्कुल हम लोगों को याद आ चुके हैं कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था वो सबसे पहले मिडिल क्लास के हाथ में रहा, फिर लिबरलिज्म हुआ, फिर यहां पे कंजर्वेटिज्म आया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी सर यहाँ पे नेशनलिज्म की, और फिर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की। अब ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दे डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट एंड इम्पोज। अब ये कंजर्वेटिव जो है वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो पुरानी चीजें हैं उसको नहीं छोड़ पाएंगे, कुछ भी हो जाए चेंज होगा मगर स्लो पेस से होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दे डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट एंड इम्पोज सेंसरशिप ऑन दोस मटेरियल एंड आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पुरानी चीजें कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे हम लोग यहाँ पे, और ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि सेंसरशिप जो है वो कौन से मटेरियल्स पे लगने वाला है, तो न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स दैट रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो यहां कहीं ना कहीं कहानी क्लियर होके आ रही है कि बहुत सारी बातें जो है कुछ इस तरीके से कही गई है कि हर चीज का जो बेस है वो कहीं ना कहीं लिबर्टी और फ्रीडम होना चाहिए। तो ये जो सेंसरशिप है, सेंसरशिप इंपोज करा गया मटेरियल्स पे, मटेरियल्स में यूज हो रहा था भैया न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी जो दे रहे हैं वो किसकी दे रहे हैं सर, लिबर्टी और फ्रीडम के दे रहे हैं। तो सेंसरशिप राइट्स को वहां इंपोज किया गया न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे, प्लेज पे और सॉन्ग्स पे, जो कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको क्या जस्ट निकाल के देते हैं, तो सर वो लिबर्टी और फ्रीडम का जस्ट निकाल के हम लोग को यहाँ पे देते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। तो कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी हम लोग को यहाँ पे समझ में आने लग गई है, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। दीज कंजर्वेटिव्स आइडियाज गिव राइज टू लिबरल नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरीज। अब ये कंजर्वेटिव्स के आइडियाज के कारण कहीं ना कहीं अब एक नई हवा चलती है जिसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे लिबरल नेशनलिस्ट। मतलब लोग यहाँ पे फ्रीडम तो चाहते ही और साथ में देशभक्ति के साथ में अपने देश को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लिबरल्स वर अपोज टू द मोनार्कियल गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं लिबरल जो है मोनार्कियल गवर्नमेंट को हमेशा अपोज करते थे, मगर कंजर्वेटिव जो है वो मोनार्कियल गवर्नमेंट चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो एंसेस्टर वाला सिस्टम है वो हम लोग अभी कंटिन्यूअसली लेके चलना चाहते हैं। तो ये यहां पे दो बातें क्लियर हो जाती है सर कि जो कंजर्वेटिव्स है, कंजर्वेटिव्स जो है वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बट जो लिबरल्स है वो यहां पे अपोज करते हैं कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहां नहीं होनी चाहिए। अब जो क्लैशिंग होना शुरू हो गई है वो हो गई है कंजर्वेटिव्स वर्सेस लिबरल्स, ठीक है भाई। तो कहानी समझ में आने लग गई है कि अब जो लड़ाई चल रही है वो लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच में चल रही है, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दे एडवोकेटेड लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट। कहीं ना कहीं लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि हम लोग अब अपना इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स में लिबर्टी और फ्रीडम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी जो बेस था वो कहीं ना कहीं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम था, ठीक है भाई। आफ्टर 1815 मेनी लिबरल नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड एंड एस्टैब्लिश सेवरल सीक्रेट सोसाइटी। अब कहानी ये समझ में आ गई सर कि कंजर्वेटिव्स तो हमें काम करने नहीं देंगे क्योंकि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, या तो वो ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि कोई और यहां पे एंट्री करे। तो लिबरल नेशनलिस्ट ने कहीं ना कहीं छुपते छुपाते अपने
अपने धीरे धीरे करके ग्रुप बनाना शुरू करा, और ये जो ग्रुप है इन्हीं को कहते हैं हम लोग यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज। आई रिपीट, इन्हीं ग्रुप को कहा जाता है सीक्रेट सोसाइटीज। तो यहाँ पे आफ्टर 1815 ये लिबरल नेशनलिस्ट लोग जो थे, क्योंकि वो डायरेक्टली ओपनली यहाँ पे अपोज नहीं कर सकते थे, और वो उनके अगेंस्ट में जो लोग थे जिनका नाम था यहाँ पे कंजर्वेटिव्स, तो ये कंजर्वेटिव से इनकी नहीं बन रही थी, इसीलिए इन लोगों ने ग्रुप बनाया जिसका नाम था भाई यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी। अब सीक्रेट सोसाइटी की कहानी ऐसी है कि अगर ओपनली काम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बंदे ने सीक्रेट सोसाइटी की पूरी जिम्मेदारी ली, और उसका नाम आप लोगों को पता है, क्या नाम है दोस्तों उसका? गिज़िपी मज़ीनी। क्या नाम है भैया इसका? गिज़िपी मज़ीनी। ठीक है भाई, चलिए अब ये गिज़िपी मज़ीनी की कहानी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं भाई। तो गिज़िपी मज़ीनी जिसका बर्थ हुआ था गिनोआ में, गिनोआ कहाँ है सर? वो है इटली में। ठीक है, ये पहली बात। कब हुआ था सर? 1807 में हुआ था। ठीक है भाई। तीसरी बात, अब यहाँ पे इसने सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू करी, और कहीं ना कहीं ये चाहता था कि इटली जो है वो क्या बन जाए? एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एन इटालियन हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आपको क्वेश्चन ये आएगा कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? तो ये भाई साहब का है जिनका नाम है गिज़िपी मज़ीनी। याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। डिड नॉट वांट इटली टू रिमेन अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। वो कहीं नहीं चाहता था कि इटली जो है वो स्मॉल पैचेस में या किसी किंगडम्स के अंडर में रहे। तो इटली लगभग 7 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से यहां पे डिवाइडेड था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। Following his model, secret society were established in Germany, France, Switzerland and Poland। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में और पोलैंड में ये सीक्रेट सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं स्प्रेड होना शुरू करती है। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग याद कर लेते हैं इसको। जर्मनी, उसके बाद हो जाता है फ्रांस, उसके बाद स्विट्जरलैंड, और उसको हम लोग कर लेते हैं पोलैंड। मगर सर याद करने का तरीका क्या रहेगा? याद करने का तरीका ये रखेगा कोई भी कि फोर्स जो है वो जीपीएस पे लगता है। किस पे लगता है? फोर्स जो है वो जीपीएस पे लगता है। तो सीक्रेट सोसाइटी वो कहां कहां पे चले गई दोस्तों? यहां पे तो सीक्रेट सोसाइटी जो है वो यहां पे चले जाती है फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में और यहां पे स्विट्जरलैंड में चले जाती है। ही अपोज मोनार्की एंड वांटेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लिबरल नेशनलिस्ट को फॉलो करेगा, तो ये कहीं ना कहीं बात करेगा कि किसी भी तरीके से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब गिज़िपी मज़ीनी वर्सेस हम लोग यहां लिख सकते हैं दोस्तों कंजर्वेटिव्स। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो गिज़िपी मज़ीनी लिबरल नेशनलिस्ट हुआ और कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में था, इसीलिए इसने सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू करी। और इसी सीक्रेट सोसाइटी के बनाते हुए उसको यहां पे लिगुरिया से एग्जाइल्ड कर दिया गया था, मगर उसने यहां पे अपने काम को नहीं छोड़ा और आगे चल के उसने यहां पे 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। अब ये आगे चल के यही अलग अलग जगह फैलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है भाई। चलिए, तो यहां पे ये याद रखना है भाई कि ये पोलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस में ये सीक्रेट सोसाइटी जो है धीरे धीरे करके फैलना शुरू होती है। ये जो दोनों सीक्रेट सोसाइटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो यंग इटली है कहाँ एस्टैब्लिश करा गया? तो वो सर करा गया था मार्सेलिस में, और यंग यूरोप जो है वो कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था? बर्न में। तो इसको कैसे याद करते हैं दोस्तों हम लोग? तो YIM से याद करते हैं और YEB से याद करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो याद करना है आप लोग को YIMB। ठीक है, YIMB, तो ऐसे याद करना है, YIMB याद करना है। ठीक है, तो यंग इटली मार्सेलिस में और यंग यूरोप जो है कहां पे बनाया गया? बर्न में। बर्न कहां है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में है। चलिए भाई, तो कहानी यहां तक क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिकॉज ऑफ हिज सर्विस क्रिटिसिज्म ऑफ मोनार्की ही वाज डिस्क्राइब्ड बाय मेटरनिक एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब यहां पे ड्यूक मेटरनिक, अब ये ड्यूक मेटरनिक कहां से आ गया सर? यहां पे अभी तो हम लोगों ने बात करी गिज़िपी मज़ीनी की, तो अब यहां पे 2 लोगों की लड़ाई चल रही है। कौन कौन भाई? तो ये है सर यहां पे ड्यूक मेटरनिक वर्सेस गिज़िपी मज़ीनी। ठीक है भाई, अब ये ड्यूक मेटरनिक कहां का है सर? तो वो है ऑस्ट्रिया का। ठीक है, और ये भाई साहब कहाँ के हैं? गिज़िपी मज़ीनी सर इटली। इटली में कौन सी जगह है?
गेनोवा। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है मेनली कहाँ पे है सर, तो ये कंट्रीब्यूशन है इसका 1815 में। 1815 में क्या हुआ था सर, तो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी। दूसरा यहां पे ट्रीटी ऑफ वियना में भी इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहां पे अगर जैसे ही हम लोग गिज़िपी मजीनी की बात करते हैं तो ये लगभग 1807 से लेके लगभग 1831 तक इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा। क्यों? क्योंकि इनने एस्टैब्लिश करी दोस्तों यहां पे सीक्रेट सोसाइटीज, और सीक्रेट सोसाइटी यहां पे एस्टैब्लिश करी गई जिसको मैंने बताया यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है भाई, चलिए, और ये फैलना शुरू होता है। तो फैलना कहां शुरू होता है सर, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है भाई, और हम लोगों ने बोला कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और यहाँ पे पोलैंड में इतनी जगह पे ये पूरी सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो फैल जाती है। तो इसको एग्जाम में याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में बता रहा हूं। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो गिज़िपी मजीनी है वो यहाँ पे डेंजरस एनिमी है, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन है सोशल ऑर्डर का। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रियन चांसलर, ये कौन है भैया, ड्यूक मेटरलिक जो है वो है ऑस्ट्रिया चांसलर। तो ये जो ऑस्ट्रियन चांसलर है ये इसको क्या बोल रहा है भाई कि सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है गिज़िपी मजीनी। ठीक है ना भाई, चलिए, बट यहाँ पे गिज़िपी मजीनी जो है वो अपने आप में क्या है भाई, तो वो है सर यहाँ पे लिबरल नेशनलिस्ट। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ड्यूक मेटरनिक हो गया ये किसके सपोर्ट में बात कर रहा होगा सर, तो कंजर्वेटिव्स के सपोर्ट में बात कर रहा होगा। ठीक है, तो कहानी अब समझ में आ रही होगी, एक एक जन जुड़ते चले जा रहे हैं और उसके बारे में भी चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है भैया, तो गिज़िपी मजीनी के बारे में जितनी भी कहानी थी ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है कि इतनी सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू में आपको ये याद रखना है, पर्व प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ गिज़िपी मजीनी के बाद इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो अब कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि इटली जो है और ऐसे ही बाकी नेशन स्टेट्स भी जो है वो बनते चले जाए और यहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात हो। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। नेशनलिज्म इमर्ज, अब यहां पे कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब यहां बात हो रही है एज ऑफ रेवोल्यूशन की। तो अब एक ने आवाज उठाई है, अब आवाज उठाते उठाते बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो आवाज उठाई गई है उसमें हम लोगों को ये समझना है कि जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे बढ़ता है सर, तो ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट बढ़ता है सबसे पहले मिडिल क्लास से, दूसरा यहां पे बात होती है फिर लिबरलिज्म की, फिर तीसरी बात होती है सर यहां पे कंजर्वेटिज्म की, फिर चौथी बात होती है यहां पे नेशनलिज्म की। ठीक है, फिर यहां पे कंजर्वेटिज्म आता है और फिर यहां पे जो है नई चीज निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरल नेशनलिस्ट। ये लगभग बात चल रही है 1815 से लेके लगभग 1830 तक, 1830 तक है। अभी हम लोग बात करें तो ईयर वाइज तो ये 18th सेंचुरी लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब आ चुके हैं पूरी तरीके से 19th सेंचुरी में। और 19th सेंचुरी की कहानी हमारे पास चल रही है। कह रहे हैं कि एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है 1830 से लेके 1848 तक के ये चलता है और इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन। एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है, 1830 से लेके 1848 का टाइम पीरियड जो है अब यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन करता। दिमाग में लगाइए अब कि कंजर्वेटिव और लिबरल नेशनलिस्ट अब दुश्मन बन चुके हैं। लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो चाहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, इसको लेड करा कहीं ना कहीं इटली में गिज़िपी मजीनी ने। बट इसके पहले जो पूरा ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो वियना कांग्रेस को लेड कर रहा था वो कर रहा था भैया यहाँ पे कौन, तो वो था सर ड्यूक मेटरनिक। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई है, मतलब ड्यूक मेटरनिक के बीच में लड़ाई है और गिज़िपी मजीनी के बीच में भी लड़ाई है। अब लड़ाई बढ़ेगी कहीं ना कहीं और
मोनार्की को हटाने की पूरी ताकत या पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, नेशनलिज्म इमर्ज नॉट ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर्स एंड बैटल्स। अब क्या सिर्फ लड़ाई करते रहेंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा? ऐसा नहीं होता। कभी कभी बड़ी बड़ी लड़ाइयों को भी बैठ के एक जगह पे सॉल्व किया जा सकता है। तो हमेशा नेशनलिज्म में वॉर्स और बैटल्स ही सब कुछ नहीं होते। इस बीच में हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चर प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडियाज ऑफ नेशन, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नेशन में उसको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हम लोगों ने शुरू में समझे थे, एक तो फ्लैग और दूसरा उसका कॉस्ट्यूम। अब ये जो फ्लैग है, कॉस्ट्यूम है, ये कहीं ना कहीं ये कल्चर के हिसाब से आता है। ये कहीं भी वॉर और कहीं भी बैटल्स में थोड़ी ना यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे कल्चर के अलावा इसमें क्या क्या लेना है? वहां की आर्ट, वहां की पेंटिंग, वहां की पोइट्री और वहां की स्टोरीज और वहां के म्यूजिक को यहां पे लेना है। मतलब आर्ट, पेंटिंग, पोइट्री, स्टोरीज और म्यूजिक को हम लोगों को वहां पे लेना है, जहां से हम लोग इंडिपेंडेंट नेशंस को बनाने की शुरुआत कर सकते, क्योंकि यही तो सारा बेस था। यहीं से लड़ाई हो सकता है खत्म हो जाए। तो हम लोग को यह समझ में आया कि सिर्फ वॉर और बैटल से नेशनलिज्म नहीं आएगा, सिर्फ वॉर और बैटल से यहां पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं बनेगा। वॉर और बैटल ही सभी चीजों का समाधान नहीं है। समाधान जो है वो यहां कहीं ना कहीं कल्चर प्ले करता है, और कल्चर में हम लोगों को यहां पे आर्ट, पोएट्री, पोएम्स, यहां पे कहीं ना कहीं स्टोरीज और म्यूजिक को जो है क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ दिखती है। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम क्या शो करते हैं? हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ को शो किया जाता है। और यहां पे बोलता है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो अब यहां पे स्ट्रेंथ जो है वो कल्चर के थ्रू शो की जाएगी। अब याद कर लिया सर हम लोगों ने, एप्स जो है वो एम है, मतलब एप्स जो है वो म्यूजिक की है। याद रहेगा, एप्स किसकी है दोस्तों? म्यूजिक की है। तो ए का मतलब हो गया यहाँ पे आर्ट, पी का मतलब हो गया पोएट्री, फिर पी का मतलब हो गया पेंटिंग, फिर एस का मतलब हो गया स्टोरीज, और आखिरी में क्या आ गया भैया? म्यूजिक। तो एप्स किसकी है दोस्तों? आपके पास म्यूजिक की है। तो कल्चर में आपको याद रखना है एप्स जो है म्यूजिक की है। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां पे समझ में आ गई कि सिर्फ लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलेगा, कल्चर का भी एक अपना एक महत्व होता है, रोल होता है। उसी के कारण सारी चीजें जो है बदल जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। फ्रेंच फर्स्ट रेवोल्यूशन इन फ्रांस इज नोन एज द जुलाई रेवोल्यूशन। अब यहां पे हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि रेवोल्यूशन तो हो चुका है। अब रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ सर? तो आपने कहानी हम लोग को याद करवाई थी। कहानी ये याद करवाई थी कि सर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हुआ 14 जुलाई 1789 में। अब ऐसे ही जुलाई 1830 से लेके 1840 के बीच में भी ये कहीं ना कहीं क्या चल रहा है भैया? रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1 है और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 2 है। ठीक है भाई, याद हो गया? चलिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 2 जो है वो कब स्टार्ट होता है सर? 1830 में स्टार्ट होता है। तो इसको नाम दिया गया दोस्तों यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया गया दोस्तों यहाँ पे? जुलाई रेवोल्यूशन। सर अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों अभी 19th सेंचुरी के। ठीक है भाई, कहानी स्टार्ट हुई थी 1774 से, अब हम लोग आ चुका है 1830 पे। ठीक है भाई, द बॉर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। बट कहीं ना कहीं अब कहानी और आगे बढ़ गई। जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि जो बॉर्बन किंग्स है उनको रीस्टोर किया गया था। याद करिए, रीस्टोर किया गया था इनके पावर को विद द हेल्प ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी सर? 1815 में हुई थी। ठीक है ना? इसमें पहला ही पॉइंट था कि बॉर्बन डायनेस्टी जो है रीस्टोर करेगी अपने पावर को। बट यहां लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने क्या करा? इनको उठा के यहां से फेंक दिया। अब लड़ाई बढ़ गई भाई। ठीक है, अब ये करा किसने था? तो कहीं ना कहीं इसको करने का काम किया था, कौन लेड कर रहा था? तो ड्यूक मेटरनिक कर रहा था। और ड्यूक मेटरनिक की बातों को ना मानते हुए लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने बॉर्बन जो किंग था उसको यहां से ओवरथ्रो कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड विथ लुइस फिलिप एज इट्स हेड। अब यहां पे लुइस फिलिप हेड बनता है और यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है दोस्तों। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एस्टैब्लिश हो गई। अब एक और नया नाम आ गया दोस्तों यहाँ पे, लुइस फिलिप। कहानी और बढ़ती चली जा रही है और लुइस फिलिप अब यहाँ पे राजा बन चुका है। अब लुइस फिलिप जैसे ही यहाँ पे राजा बनेगा तो फिर क्या होगा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिबरल रेवोल्यूशनरी जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम लोग मोनार्की को नहीं मानेंगे,
गिउसेपी मजीनी क्या कह रहा है कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो लुईस फिलिप ने बात कही है बिल्कुल यहां पे सही है। तो भाई यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हमारे लुईस फिलिप साहब की। अब लुईस फिलिप साहब आ चुके हैं। अब ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात चल रही है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो जाए। कहीं ना कहीं बात चल रही है कि यहाँ पे जो लीडर होगा वो इलेक्टेड होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी तो समझ में आ रहा है कि ड्यूक मेटरनिक ने जो बात करी थी कि भैया हमें मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, कंजर्वेटिव्स कह रहे थे हमें मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, बट जैसे ही लिबरल नेशनलिस्ट ने बॉर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन करा, जिसको एस्टैब्लिश करने का काम कंजर्वेटिव्स ने करा था, अब कहानी यहां पे बहुत क्लियर हो गई है कि अब जो है वो धमाल होने वाला है भाई। और इस रेवोल्यूशन को हम लोग क्या कहने वाले हैं दोस्तों, जुलाई रेवोल्यूशन। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो हुआ था वही आगे बढ़ के 1830 में आ चुका था। फ्रेंच रेवोल्यूशन नंबर 1 जो हम लोग कह सकते हैं यहां पे कि 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट होता है। ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन नंबर 2 जो है 1830 में स्टार्ट होता है। अब यहां पे इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसी भी रेवोल्यूशन की शुरुआत होना जरूरी है और वह कहां से होगी। तो इसकी शुरुआत जो है वो होती है सर यहां पे नीदरलैंड से। अब नीदरलैंड को जब मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया दोस्तों यहां पे साउथ। ठीक है भाई। तो अब ये जो नॉर्थ पार्ट था इसका ये हॉलैंड के अंडर में आता था, मतलब हॉलैंड था यहां पे और यहां पे था बेल्जियम। ठीक है। अब कहानी को ध्यान से समझिएगा, यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है जुलाई रेवोल्यूशन का। दिस स्पार्क्ड रेवोल्यूशन इन ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है दोस्तों यहां पे ब्रुसेल्स। क्या है भैया, ब्रुसेल्स। ठीक है भाई। चलिए, तो ये कहानी कहां शुरू होती है कि ब्रुसेल्स जो है यहां से नीदरलैंड से होना चाहता है सेपरेट इट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से एक कंट्री सेपरेट होना चाहती है जिसका नाम है बेल्जियम। उसकी कैपिटल है दोस्तों यहां पे ब्रुसेल्स। अब यहां पे ड्यूक मेटरनिक जो है, ड्यूक मेटरनिक की कहानी आप लोगों को पता है। ड्यूक मेटरनिक कौन थे, तो सर ये ऑस्ट्रिया के थे। कहां के थे सर, ये ऑस्ट्रिया के थे। अब ये ऑस्ट्रिया के क्या थे सर, तो चांसलर थे। और ये ऑस्ट्रिया के चांसलर तो थे ही थे और इनने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ट्रीटी ऑफ वियना में और दूसरा कांग्रेस ऑफ वियना में। ठीक है ना भाई, 1815 की बात हो रही है सर ये यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें एक शब्द कहा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस। अगर मान लेते हैं कि फ्रांस ने छींक भी दिया तो रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। और ये सारी कहानी जो चल रही है वो कहां की चल रही है, तो वो चल रही है सर फ्रांस की। तो फ्रांस ने अगर छींका तो पूरे यूरोप को जो है वो क्या होने वाला है, ठंड लगने वाली है, जुकाम होने वाला है। और जुलाई रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है वो लुईस फिलिप के आने के बाद होती है। मगर जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्ट कहां से होता है, तो नीदरलैंड में से। ये जो बेल्जियम है ये रिवॉल्ट कर देता है, हटने की बात कर देता है। तो यहां से कहीं ना कहीं शुरुआत होती है दोस्तों। किसकी शुरुआत हो गई सर, जुलाई रेवोल्यूशन, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन नंबर 2 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जैसा हम लोगों ने कहा था कि कहीं ना कहीं हर चीज का जो लड़ाई का तरीका रहेगा, बैटल्स का तरीका रहेगा, वॉर का तरीका रहेगा, उससे नेशन बन जाए ये जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं कल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको याद करवाया था ऐप म्यूजिक, याद होगा आप लोगों को, आर्ट, पेंटिंग, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक। तो अब यहाँ पे एक नया सिस्टम आया जिसको हम लोग बोलते हैं रोमांटिसिज्म, जिसमें कल्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां लड़ाई झगड़े की बात नहीं करनी है, हमें राष्ट्र से प्रेम की बात करनी है, राष्ट्र से हम लोगों को अपनी लॉयल्टी शो करनी है। रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट। अब ये रोमांटिसिज्म एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे ही अब हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिज्म को खत्म करेंगे, लड़ाई झगड़े खत्म करेंगे, मोनार्की खत्म करेंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं मोनार्की खत्म हो जाएगी और एक बड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी आएगी। तो यहाँ पे एक नया सिस्टम आएगा जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और यहाँ पे कल्चर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कल्चर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सर यहाँ पे रोमांटिसिज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म क्या है सर, तो ये कल्चरल मूवमेंट है। कल्चर में हम लोगों ने याद करा था सर एप्स एम, मैंने याद करवाया था आप लोग को। ए फॉर हो जाएगा यहाँ पे आर्ट, पी फॉर हो जाएगी यहाँ पे पेंटिंग, नेक्स्ट पी फॉर हो जाएगा यहाँ पे पोएट्री, यहाँ पे हो जाएगा भाई एस फॉर स्टोरीज और एम फॉर हो जाएगा म्यूजिक। तो ये जो एप्स एम है
एप्स म्यूजिक है। ये आपको याद हो गया कि कल्चर में ये सारी चीजें तो दोस्तों हम लोग को लेनी ही लेनी है, ठीक है भाई। चलिए, इन विच आर्टिस्ट रोमांटिसाइज ह्यूमन फीलिंग एंड इमोशन। अब यहाँ पे आर्टिस्ट जो है अंदर जो फीलिंग है उसको वो शो करने की कोशिश कर रहे विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग्स, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ पोएट्री या विद द हेल्प ऑफ आर्ट, ठीक है। दिस वाज डन टू क्रिएट अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। इन लोगों ने कहा कि किसी भी नेशन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसका कोई कल्चरल पास्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसका एक कॉस्ट्यूम होना चाहिए, उसके डायलेक्ट्स होने चाहिए। अब यहां बोलता है स्ट्रेस वाज लेड ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड फोल्कलोर। तो यहां पे मेनली स्ट्रेस डाला गया उसके वर्नाकुलर यहां पे लैंग्वेजेस पे, मतलब वहां की जो बोली है, वहां की जो भाषा है, उस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। जब वहां पे भाषा या बोली एकदम क्लियर रहेगी तो उसी भाषा या उसी बोली पे उस नेशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो फ्रांस में चलेगी फ्रेंच, तो सर जर्मनी में क्या चलेगी सर? तो जर्मनी में चलेगी जर्मन। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना भाई। चलिए, तो ये कहानी हमें क्लियर हो गई भाई। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें पोलैंड में क्या चलेगी, तो पोलैंड में चलेगी सर पॉलिश। क्या चलेगी सर? पॉलिश चलेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस डाला गया वर्नाकुलर लैंग्वेजेस और लोकल फोल्कलोर्स पे। वहाँ के क्या सभ्यताएं थी, वहाँ की क्या संस्कृति थी, इन सब पे ध्यान दिया गया। मतलब रोमांटिसिज्म आ चुका है, लड़ाई झगड़े अब हम लोग को बंद कर रहे हैं। दिस गेव कम्युनिटीज हु वर लिविंग अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पावरफुल नेशन कल्चरल आइडेंटिटी। कहीं ना कहीं ये समझ में आता था कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को हमेशा सप्रेस करती है, हमेशा वो खराब करने की कोशिश करती है, हमेशा वो दबाने की कोशिश करती है, खत्म करने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ पे जब कम्युनिटी इकट्ठा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनको भी इक्वालिटी मिलेगी, वो लोग भी प्रॉपर्ली यहाँ पे सारी चीजों को आप लोगों तक के पहुंचा पाएंगे, एक नेशन को बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो लोगों के सामने आई विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ पोलैंड हु वर अंडर रशियन कंट्रोल डिफाइड द बैन ऑन स्पीकिंग पोलिश। अब कहीं ना कहीं कहानी पहुंच जाती है रशिया में। रशिया ने जब कब्जा किया यहाँ पोलैंड पे तो वहां के लोगों को कहा, वहां के प्रीस्ट को कहा, वहां के बिशॉप्स को कहा कि आप यहाँ पे जो प्रे करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे भाई? रशियन लैंग्वेज में करेंगे। वहां के लोगों ने इसको करने से मना कर दिया, तो उनको उठा के साइबेरिया के जेल में भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जो लोग जिस लैंग्वेज में अपने भगवान को पूजना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, और जो जिस जगह का है उसको उस लैंग्वेज को प्रमोट करने से रोकना नहीं चाहिए। तो इसी लिए यहाँ पे रोमांटिसिज्म जो है सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर पाया। दिस वॉज अ काइंड ऑफ स्ट्रगल टू ओवरथ्रो द रशियन रूल। अब यहाँ पे पोलैंड में जो चीज हुई थी उसके कारण कहीं ना कहीं रशियन रूल को यहाँ से ओवरथ्रो किया गया। वो भी किसके बेसिस पे सर? तो लैंग्वेज के बेसिस पे। फ्रॉम देयर टेरिटरी एंड टू बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। आगे चल के जो पोलैंड है वो भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। तो दिमाग में ये दो बात याद रखनी है हम लोगों को कि यहाँ पे नीदरलैंड से फ्री होता है बेल्जियम, जो कि नीदरलैंड के किस एरिया में रहता है दोस्तों? साउथ में रहता है। इसी तरीके से रशिया से फ्री हो जाता है पोलैंड। ठीक है भाई। चलिए, तो यहां कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म जो है बहुत सारे चेंजेस करते हुए चल रहा है। ठीक है। जनरली अगर हम लोग बात करें तो जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम था जॉहन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है, क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड। अब इन लोगों ने कहा कि जो जर्मन कल्चर है वो भी डिस्कवर्ड होना चाहिए, और इन्हें अपनी सारी बातें करी किसके थ्रू? एक डैश वॉल्क के थ्रू। ये एक वहां का न्यूज़पेपर हुआ करता था डैश वॉल्क। तो डैश वॉल्क में सारी बातें इनने यहाँ पे अपनी जो है वो जाहिर करी। तो एक और नाम आ जाता है दोस्तों यहाँ पे डैश वॉल्क। अभी हम लोगों ने कुछ नाम याद करे जिसमें हम लोगों ने अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से थे वो एक बार याद करते हैं हम लोग। यहाँ पे लुईस 16, नंबर 2 नेपोलियन बोनापार्ट, नंबर 3 ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, नंबर 4 गिजिपी मजीनी। फिर हम लोग बात करते हैं यहां पे लुईस फिलिप की। फिर हम लोग बात करते हैं यहां पे
जॉन गॉटफ्राइड हाइडर की। तो इस तरीके से जब हम लोग लोगों के नाम याद करेंगे तो इनके इवेंट जो है दोस्तों धीरे धीरे करके हम लोगों से जुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो इनने सारी बातें जो है वो कहाँ कही सर, जर्मन जो था जॉन गॉटफ्राइड हाइडर, उसने सारी बातें जो है वो कहाँ कहीं डैश वॉल्क में करी। तो ये कहानी हम लोग को याद हो चुकी है सर। और रोमांटिसिज्म के बाद हम लोग को समझ में आया कि जो बेल्जियम था वो फ्री होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, और पोलैंड जो है वो फ्री हो जाता है कहाँ से, रशिया से फ्री हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म है और अपोजिशन बाय द पीपल, ये साफ दिख रहा है यहाँ पे। द एम्फेसिस वाज लेड ऑन यूजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे जब रोमांटिसिज्म आ गया है तो यहाँ पे प्रेशर काय पे बन रहा है, प्रेशर इस पे बन रहा है कि आप वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यूज करेंगे एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर, और यहाँ के लोक संस्कृति जो भी है, लोगों को जो भी पुरानी सभ्यताएं और लोक संस्कृति के बारे में पता है उनको यहाँ पे लाया जाए, लोकल चीजों को यहाँ प्रमोट किया जाए। नॉट ओनली टू डिस्कवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो हमारी पुरानी चीजें थी इसीलिए हम लोगों को लाना है, बट ऑल्सो टू कैरी द मैसेज ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट टू द इलिटरेट पीपल। अब यहाँ पे जो इलिटरेट पीपल है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको समझाने के लिए ही पुराने रीति रिवाजों को भी लाया जाएगा और कहीं ना कहीं उन लोगों तक के पहुंचाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इसने प्ले करा। तो ये कहानी में ये समझ में आया कि सर आपने कहानी मिडिल क्लास से शुरू करी, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, नेशनलिज्म, फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, फिर कंजर्वेटिज्म पे आते हैं और फिर हम लोग कहीं ना कहीं एक और नए कॉन्सेप्ट पे आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कौन सा सिस्टम सर, तो रोमांटिसिज्म, जिसमें कि कल्चर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस तरीके से पूरा इंटायरली टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th के स्टूडेंट इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। इस साल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला आपके लिए बहुत सारे नए नए तरीके लाया है पढ़ने के लिए, जिसमें से अब ये हमारे सेलिएंट फीचर्स है और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले जिससे आपकी 10th क्लास का एग्जाम एसएसटी का बहुत आसान होगा 80 आउट ऑफ 80 के लिए। इसके लिए मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।